StudyPlexity IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी आईएएस चैनल। ज्योग्राफी के इस वीडियो में मैं सुजय सुकोमल आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। एक में मैंने प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस पर बात की है कि प्रीलिम्स परीक्षा में खासकर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्या अप्रोच रखना है। वही दूसरे वीडियो में मैंने सिलेबस पे बात की है, जहां पर मैंने आपको समझाया है कि ज्योग्राफी की सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, और मेंस के क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चंस आपको दिखलाए हैं, जैसा प्रीलिम्स वाले वीडियो में प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिखलाए थे। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा हाउ टू अप्रोच एंड सॉल्व एंड प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी, अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी को जानने से पहले, उसके 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को जानने से पहले, इस वीडियो में हम कुछ इंट्रोडक्शन चीजों पर बात करेंगे कि आखिर हमारा पृथ्वी नीला क्यों आज दिखता है। जब से ज्योग्राफी का अध्ययन शुरू हुआ, काफी पुराना सब्जेक्ट है, 2200 साल पुराना, इसलिए शुरू से ही मानव जाति फैसिनेट होती आई। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें सूर्य दिखता है, तारा दिखता है, चांद दिखता है, पृथ्वी दिखता है। हमें पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम भी रही है, जिससे दिन रात हो रहे हैं लगभग 24 घंटे में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है 365 दिन के करीब में, जिससे एक साल बीत जाता है। आखिर यह क्वेश्चंस कितना इंटरेस्टिंग है, यही ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी बनाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में ह्यूमन और नेचर के बीच एक इंटरकनेक्शन स्थापित होता है। ज्योग्राफी एक ब्रिज है जहां पर फिजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के बीच एक संबंध स्थापित होता है। वो चीज हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जान ले कि ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों है इसका जवाब यह है कि ज्योग्राफी बाकी विषयों से एक इंटरलिंकेज स्थापित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में आप चले जाइए कि भारत पर जब आक्रमण हुए तो हिमालय की तरफ से क्यों नहीं हुए, क्योंकि हिमालय वहां खड़ा था, उसके पीछे ज्योग्राफी है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब वाले क्षेत्र से ही आक्रमण क्यों हुआ, इसका रीजन जानने के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है ज्योग्राफी का। इकोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर समझने के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है कि किस जगह पर कैसी सॉइल है, पैटर्न है, कैसा रेनफॉल है, कैसा क्लाइमेट है। वैसे ही साइंस एंड टेक में सैटेलाइट्स पढ़ने के लिए जियो स्टेशनरी हो चाहे वो, आपको ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। वैसे ही अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जानने से पहले ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी है। इसी कारण यूपीएससी की परीक्षा में यह सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी सब्जेक्ट से इसका लिंकेज है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन ज्योग्राफी ओरिएंटेड आ रहे हैं, यानी जीएस 1 मेंस का पेपर हो, जीएस 3 इन्वायरमेंट का पेपर हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें हो, ज्योग्राफी हर जगह है। वहीं पर ऐसे इंटरव्यू में भी ज्योग्राफी आपकी मदद करेगा। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन अगर आते हैं जीएस 1 पेपर में, तो वहां पे देखा जा रहा है कि 12 से 14 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ब्लू प्लैनेट के ऊपर कि आखिर हमारी पृथ्वी ऐसी क्यों आज दिखती है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव समझने से पहले यह चीज जानेंगे कि इस पे 78% नाइट्रोजन ही क्यों है। इस पे 21% ऑक्सीजन अगर आज है, तो क्या 5 बिलियन साल पहले भी ऐसा ही था, या 15 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग की थ्योरी आई तो ब्रह्मांड का जब विस्तार हुआ, उस समय से लेकर आज तक क्या क्या बदलाव हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे प्लैनेट में। क्योंकि आप समझिए एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। उस गैलेक्सीज में हमारा एक छोटा सा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको मंदाकिनी बोलते हैं। उसमें हमारा छोटा सा एक सोलर सिस्टम है। सौरमंडल के अंदर एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे कंटिनेंट्स हैं, उस कंटिनेंट्स के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, और उस कंट्रीज के अंदर एक छोटा सा स्टेट होगा, उस स्टेट में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव होगा, ब्लॉक होगा, तहसील होगा, जहां से आप यह वीडियो देख रहे होंगे और जहां से यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। यानी हम कितने छोटे इकाई हैं इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में। तो ज्योग्राफी हमें डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाता है, घमंड करना नहीं सिखाता है। यह सबसे बड़ी खासियत है और इंटरेस्टिंग बात है ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी जब हम समझते हैं, जब हम चीजों का अध्ययन करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी
अपने अक्ष पे क्यों घूम रही है, परिक्रमा क्यों कर रही है, पृथ्वी पर कितने सीजन्स क्यों है, क्यों वो टिल्टेड है, ये सभी का जवाब जानने से पहले इस वीडियो में कि कैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे के स्लाइड्स में दिखाता हूं कि सबसे पहले गैलेक्सी का निर्माण हुआ, जो कि गैलेक्सी का फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। असंख्य तारे हैं यहाँ पर, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। यहीं पर आपको दिखेगा हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसकी 3 भुजाएं हैं। ये भुजाएं आपको दिख रही होंगी, 3 भुजाएं। बीच में जो पोर्शन है वो ब्लैक होल है। आखिर तारों का जन्म साइड में ही क्यों होता है, आर्म्स के, ये सब चीजें पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने से पहले अर्ली थ्योरीज ज्योग्राफी में क्या थी, जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी पहले लोगों ने बोला, ग्रीक स्कॉलर्स ने बोला कि जियोसेंट्रिक थ्योरी है, यानी जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ के ही चारों तरफ बाकी जो सौर मंडल में सेलेशियल बॉडीज है वो परिक्रमा कर रहे हैं, यानी सूर्य भी अर्थ का परिक्रमा कर रहा है। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, जो गलत भी है। आज का थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक, जो 19th सेंचुरी में आया। हेलियो मतलब सन, यानी सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं बाकी ग्रह, जो आज सटीक भी है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी आया, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक सिंगल पॉइंट पे सिंगुलरिटी से पूरा ब्रह्मांड आकर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के होने के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और जिसकी वजह से आज भी 2 सेलेशियल बॉडीज आपस में दूर जा रहे हैं। जैसे अर्थ और मून के बीच की दूरी बढ़ रही है, वैसे ही सेलेशियल बॉडीज गैलेक्सीज के बीच की भी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हम स्टेडी स्टेट थ्योरी भी देखेंगे अपने लेक्चर्स में, जहां पर यह बिग बैंग को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यह बोलता है कि एक सनातन थ्योरी है जहां पर हर जगह ब्रह्मांड में एक जैसा विकास हो रहा है, यूनिफॉर्म, बल्कि बिग बैंग में ऐसा नहीं दिखता। आवर गैलेक्सी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई। उसके बाद हमारे स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, नेबुला से, गैसेस से, लूप में चलने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल का जन्म हुआ, रोटेशन की वजह से वो गोल गोल घूमकर स्टार बने वो गैसेस। उसके बाद कैसे सौर मंडल बना, उस सौर मंडल में कैसे प्लैनेटेसिमल्स बने, पहले प्लैनेटेसिमल्स बने, ग्रहाणु, फिर ग्रह बने, उससे हमारा सौर मंडल बना। तो ये सब चीजों पर बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स पर। इसको ध्यान से देखिएगा कि इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स क्या है ज्योग्राफी का, उसके बिना समझना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा ज्योग्राफी में। जब हम इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, जब हम इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा पहला पर्सपेक्टिव है, इसमें हमारा जो पहला पर्सपेक्टिव है वो स्पैशियल व्यू पॉइंट का है। यानी अगर हम बात करें तो पहला पर्सपेक्टिव है हमारा स्पैशियल व्यू पॉइंट। स्पैशियल व्यू पॉइंट बेसिकली हमें बतलाता है कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसे प्रोसेस जो यह डिटरमाइन करते हैं कि कोई इवेंट, कोई घटना, कोई ज्योग्राफिकल इवेंट कैसे पृथ्वी पर हो रहा है। यानी ज्योग्राफी हमें सिर्फ यह नहीं सिखलाता है कि कोई इवेंट, अर्थक्वेक अगर किसी जगह पे आया है तो आप नोटबुक लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए पीसीएस और एसएससी के परीक्षा के जैसे, कि सिर्फ यहाँ पर हो रहा है ये चीज, इंडिया में भूकंप आया, नहीं। इसमें हमें यह जानना जरूरी है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम देखते हैं व्हाई, वेयर एंड हाउ। यानी यह इवेंट अगर हुआ है तो यह क्यों हुआ है, वेयर मतलब ये कहाँ हुआ है, इससे कौन सी जगह प्रभावित होगी और कैसे होगी। यह तीनों क्वेश्चंस का आंसर किए बिना ज्योग्राफी की पढ़ाई, अध्ययन बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल अधूरा है। इस चीज को समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कुछ पैटर्न ऐसा डेवलप हो रहा है हमारे पूरे अर्थ पर, जिसकी वजह से हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बतलाया था कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, कैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, कैसे हम क्लाइमेटोलॉजी में ओशियोनोग्राफी के ऊपर बात करते हैं। यानी जब हम ये तीनों चीज का अध्ययन करते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें हम लिथोस्फेयर यानी जियोमॉर्फोलॉजी, रॉक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, और जिसमें ओशियोनोग्राफी यानी
हाइड्रोलॉजी यानी ओशियंस का क्या पैटर्न है, ओशियन करेंट्स क्या है, ये थ्योरीज हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब यही थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जियोमॉर्फो पढ़ेंगे, जब हम जियोमॉर्फो पढ़ेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि कैसे, अगर मैं इंडिया का ये रफ मैप आपको यहाँ पे बनाऊं, तो इस रफ मैप पे आपको यह देखने को मिलेगा कि क्यों हिमालय का रीजन यहाँ पर स्थित है, जो कि कश्मीर से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है और फिर एक्सटेंसर है पूर्वांचल में। आखिर ये हिमालय जब बना होगा, इसके पीछे कोई थ्योरी होगी। यानी मैं जब बोलता हूं इसके पीछे कोई थ्योरी होगी, तो आखिर ये हिमालय बना कैसे, तो मैं आपको बतला दूं, जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स में हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए समझिएगा, जिस सतह पर हम खड़े हैं उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। यानी टेक्टोनिक से मेरा मतलब है वो मूव करते रहेंगे, या तो वो कंटिनेंटल प्लेट होंगे या ओशियनिक प्लेट होंगे। फॉर सपोज करिए यह एक लिथोस्फेयर का बना कंटिनेंटल प्लेट है, प्लेट 1, और यह कोई प्लेट है, प्लेट 2। दोनों अगर समान दिशा में, एक दिशा में बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे से टकराएगा, जिससे अर्थ का जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपको पता होगा बीच में कोर है, उसके बाहर मैंटल है और उसके बाहर फिर क्रस्ट है। तो क्रस्ट की जो परत होगी, दोनों के टकराने से जो बाहरी परत है वह धीरे धीरे रैपिंग हो जाएगा। मतलब अगर दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं तो क्रस्ट रैपिंग होकर ऊपर उठ जाएगा, वही हिमालय का फॉर्मेशन है। यानी यहाँ पे हमने देखा कि भूकंप अगर आया है तो क्यों आया है, क्योंकि इसके नीचे के जो प्लेट्स हैं वो टेक्टोनिक हैं, जो कि एक्टिव है। एक्टिव होने के वजह से यहाँ पे हमेशा एक हलचल होता रहेगा, ट्रेमर्स क्रिएट होते रहेंगे, और वही ट्रेमर्स फिर बाद में अर्थक्वेक में तब्दील हो जाता है। यानी जब इंडिया का यह सदर्न प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, यह गोंडवाना लैंड का पार्ट था, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के बेसिक्स में। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराया तो रैपिंग हुआ, उससे हिमालयस का जन्म हुआ। यानी कोई दो सैंडविच ब्रेड को लीजिए, बीच में जैम को प्रेस करिए तो जैम ऊपर निकल जाएगा कंप्रेस करने से, वही कंप्रेशन समझिए क्रस्ट का हिमालयस। तो वैसे ही आज भी यह जो जोन है हमारा हिमालय का, यह टेक्टोनिक एक्टिव है। यानी ये प्लेट कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे से स्लाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होता है। और यही चीज हमें जियोमॉर्फोलॉजी सिखलाता है। तो जब जियोमॉर्फोलॉजी हमें यह सिखला रहा है कि कहाँ पर क्या एक्चुअल पैटर्न है जिसकी वजह से हमें वाई का आंसर मिल रहा है, वेयर से हमें यह मिल रहा है कि कहां पर एग्जैक्टली यह हो रहा है, यानी यहीं पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक्टिव है। और कैसे हो रहा है वो तो थ्योरीज पढ़ने पर, हाइपोथेसिस पढ़ने पर, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तब हमें यह चीज समझ में आएगा। अब इसी में स्पैचियल व्यू पॉइंट में ही एक और एग्जाम्पल देता हूं क्लाइमेटोलॉजी का, समझिएगा इस चीज को। इंडिया का आपको पता है कि जो सदर्न पार्ट हमारा इंडिया का है जनरली, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। यह जो लैटिट्यूड लाइन होती है इंडिया को दो भाग में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ इंडिया और दूसरी साउथ इंडिया। आपको भी पता है कि भारत भूमध्य रेखा से 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है। इंडिया का जो मेनलैंड बाउंड्री है वो 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है। उसकी वजह से 0 डिग्री के करीब होने की वजह से होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर में कि कैसे सूर्य ऑलमोस्ट ज्यादातर वक्त इक्वेटर के 0 डिग्री के परपेंडिकुलर रहता है। यानी परपेंडिकुलर रेज, लंबवत किरणें सूर्य की यहाँ पर 21 मार्च को पड़ती है और 23 सितंबर को पड़ती है, ये दोनों महीने में। और जनरली सूर्य जब ट्रेवल भी करता है, एक्चुअली सूर्य नहीं ट्रेवल कर रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है ड्यू टू द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड अर्थ की सन जनरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, जिसे हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, जिसे हम मकर रेखा भी बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 23.5 डिग्री साउथ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सूर्य अपना मूवमेंट जनरली यहीं तक कर पाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और नीचे भी आप जाइएगा तो सूर्य अपना मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही कर पाता है। यानी पूरे साल भर में 2 बार ऐसा वक्त आता है जिसमें पहली बार सूर्य जून के महीने में 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया यहीं पर है, तो इंडिया पर भीषण गर्मी पड़ती है।
वहीं पर किसी और जगह पे जब सूर्य यहाँ पे परपेंडिकुलर चमकता है, उसकी वजह से यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा। तो यानी सूर्य अपना मूवमेंट या तो यहाँ पे कर रहा है जून में, जून के बाद वापस इक्वेटर पे लौट आता है सितंबर में, सितंबर के बाद 22 दिसंबर को आपको पता है कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसकी वजह से समर ऑस्ट्रेलिया में होता है दिसंबर में और विंटर हो जाता है इंडिया में, जो अभी का टाइम है। मैंने स्वेटर पहना है। तो कैसे फिजिकल ज्योग्राफी हमें क्लाइमेटोलॉजिस्ट बनाती है। अब 2-4 महीने बाद आपको पता है कि जनरली हम स्वेटर उतार देंगे। वैसे ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो आपने सुना होगा, राजस्थान में कैक्टस का जैसे पौधा है, वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है खुद अपने आप में। कैसे? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है थार डेजर्ट की वजह से, उसकी वजह से लीव्स अगर उसमें होंगे तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में। लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए वो अपने पत्तों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, थॉर्न्स में एडप्ट कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे हम ह्यूमंस भी करते हैं ड्रेस पहनकर। तो यहाँ पे समझिएगा, यह जो मूवमेंट हो रहा था सन का, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, इसकी वजह से जनरली हमें देखने को मिलता है कि यह जो रीजन है इंडिया का, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नीचे है, ये साउथ इंडिया का जो रीजन है, वह जनरली 0 डिग्री के आसपास है। और 0 डिग्री के आसपास रहने से यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एक जैसा टेम्परेचर मिलता है। यानी अगर आप भारत में ही चेन्नई चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, तिरुवनंतपुरम चले जाइए, जो भी कोस्टल सिटीज पे जाइएगा जो साउथ इंडिया में है, वहां पे आपको समान रूप से एक मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। उसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वहां का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, अगर मैं बात करूं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एक समान रहता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एनुअल रेंज की जब मैं बात कर रहा हूं तो जनवरी का महीना पकड़िए और एक पकड़िए जुलाई का महीना। जुलाई के महीना में अगर वहां पर चेन्नई में 22 डिग्री या मान लीजिए 24 डिग्री टेम्परेचर है, तो जनवरी के महीना में भी 20 डिग्री के आसपास रहेगा। यानी जो वेरिएशन होगा गर्मी में और ठंड में वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चले जाइए, पटना, दिल्ली जैसे जगहों पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पटना में सर्दी में 4 डिग्री सेल्सियस भी गिर जाता है पारा, और गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, क्योंकि यह जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। यानी क्लाइमेटोलॉजी का जब हमने अध्ययन किया तो हमने सीखा कि एक जगह पर किसी दो जगह पर एक जैसे क्लाइमेट पैटर्न नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ज्योग्राफी में। और यही चीज, यही रीजन कि क्यों पटना में टेम्परेचर 4 डिग्री गिर जा रहा है, क्यों दिल्ली में टेम्परेचर 2 डिग्री गिर जा रहा है, और क्यों चेन्नई में 22-24 डिग्री ही साल भर रह रहा है, इसका जवाब वाई, वेयर, हाउ से हमें मिला जब हमने देखा अपना पहला स्पैचुअल व्यू पॉइंट, जहां पर हम किसी प्लेस, किसी लोकेशन या फिर किसी स्पेस से रिलेटेड चीजों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और तीनों क्वेश्चंस का बराबर जवाब खोज रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में जाकर। यानी फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझकर, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन कर हमें यह पता चल रहा है इन सवालों का जवाब। और यही असली मायने में पहला पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफी का, जहां पर फिजिकल ज्योग्राफी का अगर आप नॉलेज ले लेते हैं तो उसके बाद आप क्लाइमेट चेंज, इन इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं कि किसी जगह पे अगर हीट वेव आ रहा है राजस्थान से लेकर बिहार तक नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो उसी जगह पर क्यों आ रहा है। यह समझने के बाद आप क्लाइमेट चेंज को उससे कैसे जोड़ सकते हैं बेहतर तरीके से, और साथ ही उसका उपाय भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो है हमारा, वह है हमारा रीजनल सिंथेसिस। यानी सेकंड पर्सपेक्टिव जो ज्योग्राफी का है, वह हमें बोलता है कि कैसे ज्योग्राफी दो डिसिप्लिन को आपस में जोड़ती है। यानी ज्योग्राफी कैसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का काम करती है। यानी ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ज्योग्राफी का कैसे है। रीजनल सिंथेसिस में आपको पता चलेगा कि डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला फील्ड मैं मानूं तो फिजिकल ज्योग्राफी को मानूंगा। दूसरा फील्ड अगर मैं मानूं तो कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को मानूंगा। इस दोनों फील्ड अलग अलग फील्ड हैं। यानी फिजिकल ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कौन जोड़ रहा है, इसको ज्योग्राफी ही तो जोड़ रहा है, जिसका नेचर ही है मल्टी डिसिप्लिनरी।
यानी ज्योग्राफी एक ब्रिज का काम कर रहा है जो कि नेचुरल साइंसेज को ह्यूमैनिटीज से जोड़ रहा है। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा इंजीनियर जो लोग होते हैं वो ऑप्शनल लेते हैं ज्योग्राफी, क्योंकि उनके नेचुरल साइंसेज स्ट्रांग होते हैं, फिजिक्स उनका स्ट्रांग होता है। फिजिक्स से बहुत सारे लॉज आपको ज्योग्राफी में दिखेंगे, जैसे आपको आगे क्लाइमेटोलॉजी में कोर्डलिस फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक स्यूडो फोर्स क्रिएट होता है। तो ये सब फिजिक्स के चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे टॉपर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी आते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से वह लोग आते हैं जिनका ह्यूमैनिटीज पार्ट स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे कहीं का फूड डिफरेंट है, किसी का कल्चर डिफरेंट है, कैसे कहीं की पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है, कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स हमें दिखता है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है ज्योग्राफी का जब हम अध्ययन करते हैं। लेकिन रीजनल सिंथेसिस का मतलब है कि फिजिकल ज्योग्राफी को कैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, और वो भी एग्जाम्पल आपका यूपीएससी के परीक्षा में ही आपसे पूछा था। तो इसको समझिएगा इस चीज को कि यूपीएससी की परीक्षा में कैसे आपको जनरल तौर पे देखने को मिलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। यानी अगर आप इंडिया का ही ये मैप देखिएगा, रफ मैप है, जहां पे मैं 0 डिग्री बना देता हूँ। यहाँ से आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर इसको बनाने की तो जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर चीज समझाना है। यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिमालयज है, फ्रॉम द वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। ये हिमालय जो यहाँ पे हैं, इसकी वजह से क्लाइमेट पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंडिया का शेप करता है। यानी हिमालय आपके क्लाइमेटिक डिवाइड का रोल प्ले करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। जब मॉनसून विंड्स, आपको ही पता है कि 0 डिग्री से जब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स 0 डिग्री को क्रॉस करता है, तो कोर्डलिस फोर्स की वजह से वो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। यही राइट हैंड साइड में जब डिफ्लेक्ट होता है, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड बनकर अरेबियन सी ब्रांच बनता है, या फिर आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच बनता है। अब ये जो मॉनसून विंड्स हिमालय के एक्सटेंशन से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, या फिर अराकन योमा जो कि हमारा म्यांमार में है, वहां तक हिमालय का एक्सटेंशन फैला हुआ है, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट हिमालय का, उससे टकरा के भारत के मेनलैंड में इंटर करता है, तो 2 ब्रांच से इस नॉर्थ ईस्ट वाले इलाका में बारिश कराता है। आपने सुना होगा चेरापूंजी माहेश्वरम जगह, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस भी है। तो जनरली जब ये बारिश कराता है, तो हिमालय का रोल क्या है, ये विंड को ट्रैप करके रखता है, इस साइड जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, इस यहाँ पे बारिश संभव हो पाती है। अब इस चीज को समझिएगा कि कैसे यूपीएससी ने यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछा कि ये वेस्टर्न बिहार का बाउंड्री है और यह ईस्टर्न यूपी का बाउंड्री है। यह दोनों बाउंड्री पॉलिटिकल बाउंड्री से सेपरेटेड है। यानी अगर वेस्टर्न बिहार में आप छपरा सिवान चले जाइए, तो उससे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो ईस्टर्न यूपी में गोरखपुर आता है। तो दोनों जगह का कल्चर एक जैसा है, इसी पर यूपीएससी ने सवाल पूछा। लेकिन रीजनल सिंथेसिस जब तक आपको नहीं पता होगा, आप ये सवाल बना ही नहीं पाइएगा। अब ये क्लाइमेट पैटर्न इंडिया का ऐसा है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले मॉनसून विंड्स पैरेलल निकल जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट से, जिसकी वजह से ये कोस्ट से टकराते नहीं हैं। यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स भी हैं जो डिसकंटिन्यूअस हैं, आपको पता होगा, लेकिन इससे नहीं टकराने की वजह से ये डायरेक्टली अरक्कन योमा से टकराते हैं और उसके बाद बंगाल बिहार में बारिश कराते हैं, जिसके वजह से वेस्टर्न बिहार का कोई जगह छपरा है, तो कोई ईस्टर्न यूपी का जगह गोरखपुर है, वहां पे ज्यादा फासला नहीं है डिस्टेंस का, उसकी वजह से दोनों जगह पे अच्छी खासी बारिश होती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के कारण। अब यहाँ पे दोनों जगह पे अच्छी बारिश होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में रेनफॉल अच्छा होगा। रेनफॉल अच्छा क्यों होगा? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से उड़ रही है,
जिसकी वजह से इनके पास अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट है जो सेड करेंगी रेनफॉल के फॉर्म में। अब रेनफॉल अच्छा होगा तो वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, यानी ऐसे क्रॉप्स की खेती हो सकती है जैसे धान हो गया, राइस हो गया, जिसको ज्यादा पानी चाहिए। अब राइस अच्छा होगा तो ऐसे फूड क्रॉप्स बनेंगे जो राइस, लोग जो खाने में फूड क्यूजीन जो डेवलप होगा, इन दोनों जगह का फूड क्यूजीन जो डेवलप होगा, फूड कल्चर जो डेवलप होगा, वो एक समान होगा, यानी म्यूचुअल होगा। तो इसी चीज को समझिएगा कि कैसे क्लाइमेट, जो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एक क्लाइमेट का पार्ट है, कैसे क्लाइमेट किसी के फूड कल्चर पे प्रभाव डाल रही है। अगर मैं कहूं तो कैसे क्लाइमेट फूड कल्चर को प्रभाव डाल रही है, ये बेस्ट एग्जांपल है वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी के इस नक्शे पर। यूपीएससी ने आपसे पूछा कि पुरवैया उस विंड को कहते हैं जो ईस्ट साइड से आती है, पुरवैया विंड कैसे वहां के ह्यूमन ज्योग्राफी को प्रभाव डाल रही है। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे फिजिकल साइंसेज जो क्लाइमेट का पार्ट है, कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में बिहेवियर पैटर्न तक, वहां के खान पान, इवन वहां पे अगर बारिश हो रही है तो एक जैसे समान कपड़े लोग पहनेंगे दोनों स्टेट में, लाइट क्लोथ्स पहनेंगे, खाएंगे एक जैसे से लिट्टी चोखा एक जैसा डिश है जो दोनों जगह खाया जाता है, वेस्टर्न यूपी में भी और ईस्टर्न यूपी में, बक्सर में भी, बलिया में भी। तो इस चीज को समझिएगा कि दो रीजनल सिंथेसिस provides that two important fields such as physical geography and human geography has an interconnection, यानी human has an interconnection with the nature। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफी का, जो सेकंड पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया। इसके आगे हम बात करें जो थर्ड इंपॉर्टेंट और लास्ट पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफी का, वह हो जाता है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इससे क्वेश्चंस भी पूछे हैं यूपीएससी ने सेकंड रीजनल सिंथेसिस से, आप ध्यान में रखिए। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें यह देखने को मिलता है कि ज्योग्राफी में हम कोई भी चीज का अध्ययन करेंगे तो विदाउट मैप्स हम नहीं कर सकते हैं, विदाउट ग्राफ्स हम नहीं कर सकते हैं, या फिर हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं मेंस का तो हम मैप नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलता है। तो मैप्स और ग्राफ्स का बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए ज्योग्राफर्स ने क्या किया, पूरे ग्लोब पर जनरली आपका लाइन खींच दी, इमेजिनरी अक्षांश खींच दिए, जिसे हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ताकि हम अध्ययन कर पाए, आसान हो हमें पढ़ने में। या फिर आपको भी पता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपके देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स खींच दिए। इनका हेल्प सिर्फ मिलता है हमें कि कैसे हमें स्टडी करना है पैटर्न और प्रोसेसेस को, यानी स्पैचुअल व्यू पॉइंट में प्लेस, लोकेशन, स्पेस को हमें स्टडी करना है तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन इनका अहम योगदान है। इन दोनों का यूज करके हमें पता चलता है कि कोई दो प्लेस आपस में कैसे डिफरेंशिएटेड है और कैसे दोनों जगह पर अलग अलग टाइम कैलकुलेट होता है, जो हम टाइम जोन में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यानी प्लेस, लोकेशन, टाइम निर्धारित करने के लिए हमें ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ज्योग्राफी में, और वो मैप्स, ग्राफ्स के द्वारा ही पॉसिबल है, और इसको कार्टोग्राफी भी बोला जाता है, इस थर्ड पर्सपेक्टिव को। अब जैसे ही हमने आज के आधुनिक दौर में ज्योग्राफी को कहा जाता है कि इट इज अ मॉडर्न डिसिप्लिन विथ एंशिएंट रूट्स, तो आज के मॉडर्न डिसिप्लिन में हमने कैसे जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा लिया है। आपके मोबाइल में जीपीएस आपको दिखता है, जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इसका इस्तेमाल करती है। यानी थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है वो एक तरह से ज्योग्राफी को टेक्नोलॉजी से, कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है, यह दिख रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स थे ज्योग्राफी के, जिसमें पहला हमने देखा स्पैचुअल व्यू पॉइंट, दूसरा हमने देखा रीजनल सिंथेसिस, और तीसरा हमने देखा ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जब यह चीज हमने समझ लिया है तो हमें यह चीज एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर तरीकों पर काम कर रही है आज भी, भले ही यह 2200 साल पुरानी ही क्यों ना हो। वापस आते हैं हम अपने लेक्चर पे, जहां पे हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी शुरू से ही मानव को फैसिनेट करती आई है, और ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं भी होती फिर भी चांद तारों को देखकर, आकाश में सेलेस्टियल बॉडीज को देखकर हम फैसिनेट तो होते ही रहते हैं।
तो इस वजह से हमें समझना होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी आज ऐसी क्यों दिख रही है। उसको जानने के लिए हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर जाना पड़ेगा। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले टाइम में ज्योग्राफी के कुछ थ्योरीज थे जो इवॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखेगा जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब होता है अर्थ, और जियो अर्थ है यानी अर्थ के ही चारों तरफ सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे होंगे। एक ऐसा सोलर सिस्टम था। लेकिन इस थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, गलत साबित किया गया, और बाद में फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, जिसमें हमने देखा कि कैसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह, सभी सेलेस्टियल बॉडी जो सोलर सिस्टम में हमारे हैं वो परिक्रमा करते हैं। और इस थ्योरी को 19th सेंचुरी में साबित भी किया गया। बाद में जैसे जैसे ज्योग्राफी डेवलप हुआ उसके हाइपोथेसिस कहीं कहीं गलत भी हुए, बाद में सही हुए। सबसे पहले यूनिवर्स को समझने से पहले अर्ली थ्योरीज तो बहुत सारी आई, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी आई जिसने ज्योग्राफी का एक बुनियाद रखा वो था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में यह देखने को मिला कि कैसे एक सिंगल पॉइंट पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड कॉन्ट्रैक्टेड था, यानी पूरा वॉल्यूम जो है एक ही जगह पे था। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सब जगह एक, मतलब वॉल्यूम उसका छोटा हो जाएगा मतलब, और मास बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो कैसे डेंसिटी मास पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। जब एक छोटे पॉइंट पर आप सब चीज को एकत्रित कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, मास बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, और उसकी वजह से एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद आज का ब्रह्मांड हमें ऐसा दिख रहा है। और यह घटना हुई करीब 15 बिलियन साल पहले। 15 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ, और उसी समय यूनिवर्स एक्सपैंड किया। उसके बाद जैसे ही बिग बैंग बना हमारी गैलेक्सी बनी, और उसी गैलेक्सी के बाद स्टार का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, बाद में प्लैनेट्स बने, और फिर सोलर सिस्टम बना। इस चीज को समझिएगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा गैलेक्सी के इमेज पे जाते हैं। ये हमारी गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी भी हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसके 3 भुजाएं हैं। एक भुजा आपको दिख रहा होगा ये वाली, जो यहाँ से ऐसे चलकर ऐसे है। एक दूसरी भुजा इसकी इधर से निकली हुई है, और तीसरी भुजा इसकी ये वाली है। तो 3 भुजाएं हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी गैलेक्सीज यूनिवर्स में हो उसके 3 भुजाएं हो, किसी के 2 भी होते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी की 3 स्पाइरल आर्म्स है, और उसी स्पाइरल आर्म्स पे ही स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। यानी जब ये गैलेक्सी बनी होगी तो उस गैलेक्सी के जो ये आर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्राइट पॉइंट्स दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, यही स्टार फॉर्मिंग रीजन्स होते हैं। यानी स्टार्स किससे बना था? तो स्टार्स एक तरह से आप समझिए गैसेस का ही गुब्बारा था, जिसे नेबुला बोला जाता है। उस नेबुला के ही रोटेटरी मोशन की वजह से जब ये रोटेट करने लगा, ग्रेविटेशनल पुल आया, रोटेशन की वजह से वो गोल गोल घूमने लगा, और डस्ट एक जगह कलेक्ट हो गया। वो क्लम्प्स ऑफ डस्ट जब एक जगह कनेक्ट हुआ तो वो स्टार्स का रूप ले लिया, और ये स्टार्स सबसे पहले इन भुजाओं के छोर पर बने। उसकी वजह से एक चीज यह दिखता है कि अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी या फिर एंड ऑफ द स्पाइरल आर्म्स, तो आप बोलिएगा स्टार फॉर्मिंग रीजन जो है वो एंड ऑफ द स्पाइरल आर्म पे है। अब यह गैलेक्सी जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज में घूमती रहती है अपने अक्ष पे। जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, वैसे ही गैलेक्सी भी जो है वह भी अपने अक्ष पे घूमते रहती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि यह तारे अंदर की तरफ, यह तारे जो हैं अंदर की तरफ गैलेक्सी में आते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तारे अंदर नहीं आते हैं, गैलेक्सी ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे अपना लोकेशन यहाँ से यहाँ चेंज कर रहे हैं। अब तारों का एक लाइफ होता है, समझिएगा इस चीज को। जितने भी स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं उनका एक लाइफ होता है। वो 15 स्टेजेस में, 15 स्टेजेस में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, जिसमें वो जन्म लेते हैं गैसेस के घूमने के कारण। उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्टेज तक आने पे उन्हें यूथ स्टेज में बोला जाता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम का सूर्य है अभी यूथ स्टेज में। उसके कुछ दिन बाद
या तो वो ब्लैक होल में डायरेक्टली चले जाएंगे न्यूट्रॉन स्टार बनकर, या फिर वो व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ बनकर ब्लैक होल में जाएंगे। तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है वहां पर तारे जाकर उनका डेथ हो जाता है, और यही पोर्शन को हम ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा। एक ऐसा रीजन जहां पर इतनी ग्रेविटी होती है कि कोई भी द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसको वो खींच लेगी। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। तो इसकी वजह से तारों का एक स्टेजेस होता है, जिस स्टेजेस में वो बॉर्न लेंगे, यूथ होगा, उसके बाद वो डाई कर जाएंगे। ये सब डिटेल्स में हम यूनिवर्स के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पर मैं तब तक दे रहा हूँ। तारे या तो हाइड्रोजन से ही बने होते हैं या हीलियम से बने होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से संलयन की प्रक्रिया होती है, एक नाभिक न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी का रिलीज होता रहता है। अब एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए तारा हमेशा ब्राइट दिखता है। जैसे सूर्य की तरफ हम देख नहीं सकते ज्यादा टाइम तक, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे हैं वो काफी लार्ज स्केल पर हो रहे हैं। और जैसे जैसे तारा डेथ की तरफ जाएगा, वैसे वैसे उसका हाइड्रोजन का आउटर लेयर खत्म हो जाता है, हीलियम का बीच का लेयर, कोर में हीलियम ही बचता है, बाहर का हाइड्रोजन की परत खत्म हो जाती है, और हाइड्रोजन के परत खत्म हो जाने के कारण वह धीरे धीरे ब्लैक होल की तरफ चला जाता है। उसके बाद जैसे ही स्टार्स फॉर्म लेते हैं, वैसे ही स्टार्स जब डाई करते हैं तो उनमें से जो हाइड्रोजन गैसेज, जो ये सब चीजें निकल रही हैं, वो गैसेज से ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज का जन्म होता है, जैसे प्लैनेटेसिमल्स हो गए, प्लैनेट्स हो। अगर यह चीज आपको अभी तक समझ में आया है और रोचक लग रहा है कि कैसे ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, तो आगे के लेक्चर्स में हम इन चीजों पर ही बात करेंगे, जहां पे हम ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स या फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम्स के ऊपर चीजों को देखेंगे। फिलहाल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जहां पर हम और रोचक चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको पर्सपेक्टिव समझ में आया ज्योग्राफी का, यूनिवर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आगे के वीडियोस को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर यह वीडियो आप ऐप पर देख रहे हैं, तो वहां भी लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ। स्टडी प्लेक्सिटी की टीम और भी वीडियोस ज्योग्राफी की लाएगी, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ्स इसके मिल जाएंगे। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।